नमस्कार, मैं नसीम सिद्दीकी, आप क्रांति टुडे देख रहे हैं। आज सीधी बात में उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन पर कोई बात करना नहीं चाह रहा है। गंगा जो सबसे पवित्र नदी माना जाता है, लेकिन आज जो वहाँ पर सबों की बाढ़ से लगी हुई है और विपक्ष सत्ता पक्ष पर एकदम से हावी है, लेकिन सत्ता पक्ष का कोई नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है। बयानबाजी सिर्फ विपक्ष कर रहा है और सवाल पूछ रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का कोई भी ऐसा नेता उन बयानों पर या उन आरोपों पर नकारने को तैयार नहीं है। इसी बड़ी बहस को लेकर आज हम आप भी जुड़ेंगे हिमांशु ठाकुर जी। हिमांशु ठाकुर जो कि समाजवादी पार्टी से छासपा से हैं और वहीं शिवम सिंह तोमर जो कि भाजपा से हैं। तो शिवम जी, पहले तो हम आपसे सवाल जानना चाहेंगे। इस समय आरोप लग रहे हैं कि भाजपा सरकार हर मुद्दे पर फेल है, न तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक हैं और न ही अगर कोई मृत्यु हो जाती है उनके शव को अंतिम संस्कार करने के लिए कोई व्यवस्था की गई है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर शव का अंतिम संस्कार किया जाता है, लेकिन वो भी सरकार नहीं कर पा रही, उसमें भी असक्षम दिखाई दे रही है। लग रहे हैं रोज ही सोशल मीडिया या खबरें चल रही हैं, सोशल मीडिया फोटो वायरल हो रहे हैं जिसमें नदी किनारे सैकड़ों शव मिल रहे हैं और वहीं आरोप ये भी लग रहा है आपकी सरकार पर कि आप लोग मृत्यु आंकड़ा छुपा रहे हैं। तो हम पहले यही जानना चाहेंगे, बात की बातें हैं क्योंकि सीधी बात में कई सवाल रहेंगे, तो पहले ये जानना चाहेंगे कि जो सब मिल रहे हैं उनका आखिर अंतिम संस्कार सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? क्या स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के साथ अब मृत्यु व्यवस्थाओं पर भी अगर मृत्यु हो जाती है, उनका अंतिम संस्कार के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती है उस पर भी सरकार असफल साबित हो रही है? नसीम जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, हमारे साथियों को भी हमारा नमस्कार। मैं स्पष्ट कर दूं, पहले न तो कहीं बाढ़ आई है गंगा में सबों की, न इस प्रकार की कोई स्थिति है। सिर्फ विपक्ष और कुछ चंद जो अराजक तत्व जैसे लोग हैं, ये सिर्फ माहौल खराब कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। और जहां भी अगर कुछ ऐसी स्थिति आ रही है तो हमारे प्रदेश सरकार माननीय योगी जी ने आदेश दिया है कि जो भी शव या जो उन शवों को अंतिम संस्कार करने में सक्षम नहीं है, प्रशासन उन शवों का अंतिम संस्कार करेगा और धार्मिक रीति रिवाज से उन शवों का अंतिम संस्कार होगा। तो शिवम जी ने स्पष्ट कर दिया, इतने सब नहीं हुए हैं जितने आप लोग राजनीति कर रहे हैं। वो तो हमें लगता है कि हम लोगों से ज्यादा जानकारी आप लोगों को होती है, जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, पत्रकार बंधुओं को, सोशल मीडिया चैनलों को। ये तो उन्हीं ने दिखाया है भाई, हमारे लोग तो जाकर के वहां से फोटो क्लिक करके तो आए नहीं थे। आप ही लोगों के जरिए हम लोगों को जानकारी मिली है कि गंगा तट पर या यमुना तट पर जो भी कितने सब रेत के नीचे दबा दिए गए थे, वो तो ईश्वर ने, क्योंकि इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरी तरीके से प्रकोप आ चुका है ईश्वर का। तो ईश्वर ने इनका जो इन्होंने जो दबा हुआ इनका चेहरा था वो उजागर करने का काम किया इस बरसात के माध्यम से। जी क्या कह रहे हैं, भगवान भी आपका साथ नहीं दे रहा है? नसीम जी, अगर देश की कमान माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में ना होती तो आप देख सकते थे देश की स्थिति क्या होती। माननीय मोदी जी के बहुत खुशहाल होता। पहले मेरी बात सुन लीजिए, बहुत खुशहाल होता। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में एक मजबूत स्थिति बन रही है, एक मजबूत लड़ाई हम वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ रहे हैं और इस पर निश्चित ही हम विजय पाएंगे नसीम जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ सही है। इनके कुछ लोग कहते हैं कि 125 करोड़ देशवासियों में से अगर 2-4 करोड़ नहीं भी रहेंगे तो देश का क्या बिगड़ेगा। तो ये लोग तो बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, और इससे ज्यादा खुशहाल देश हमें नहीं लगता कि कभी होगा। आज यार शर्म कीजिए शिवम भाई, शर्म कीजिए। अपने नेताओं की करने को इतना मत, मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। देश जानता है, देश की जनता जानती है और बिल्कुल वैश्विक लेवल पे जो मोदी जी ने छाप छोड़ी है, तभी पश्चिम बंगाल में लताड़े गए, जो पूरे देश का एक भारतीय जनता पार्टी का इतने बड़े नेता विपक्ष के रूप में भाजपा पहुंची है, मजबूत विपक्ष के रूप, जहां भाजपा का कोई जनाधार नहीं था, उस रूप में हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरे हैं और निश्चित ही आपके
आपके अमित शाह जी तो ये कहते थे कि अगर हमने एक मिनट नसीम भाई, एक मिनट, आपके अमित शाह जी देश के गृह मंत्री, जो कि एक बहुत प्रतिष्ठित पद होता है, वो ये कहते थे कि अगर पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार नहीं बनती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। छोड़ दी क्या राजनीति? इस्तीफा दिलवाइए, इस्तीफा दिलवाइए। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, वीडियो दिखा सकता हूँ। पश्चिम बंगाल की जनता ने जो प्यार दिखाया है, जो मोहब्बत दिखाई है, उसके लिए हम मतदाताओं बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं। जिस स्थिति में मजबूत विपक्ष के रूप में भाजपा को उभारा है उन्होंने। और बता दें हम आपको, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हमें लगता है वहां विधायक खरीद फरोख्त का आपको मौका नहीं मिला, पहले ही सरकार पूर्ण बहुमत से ज्यादा से बन गई। विधायक नहीं खरीद पाए होंगे, इसलिए अब इसी में संतुष्ट हैं कि मजबूत विपक्ष बन गया। यही है ना। देखिए, बंगाल की छोड़िए, आप पहले अपनी स्थिति देख लीजिए। पूरा देश का पैसा सांसद और विधायक खरीदने में लगा दिया। आपसे ज्यादा तो शर्मनाक सरकार ना आज तक इस देश में बनी है। ये देश की जनता कहती है, इस देश का हर एक नागरिक, देश की जनता अगर ये कहती होती, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। आज के दौर में देखिए, अरे एक मिनट हिमांशु जी रुक जाइए, अपनी बात एक एक करके रख लीजिए। हिमांशु जी एक बात अपनी एक एक करके रख लीजिए। अब हिमांशु जी बोलने नहीं देते हैं मित्र। हिमांशु जी बात कर लीजिए, मेरे बात कह रहे हैं। अगर देश की जनता ने अगर निगलेक्ट किया होता तो आपकी पोजीशन जो है वो हमारी पोजीशन है। निगलेक्ट आपको किया है। अभी ये घुमा फिराकर मत बताइए। सुन लीजिए, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में काम हुआ है और इस वैश्विक महामारी में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, एक काबिले तारीफ है और विश्व उसकी तारीफ कर रहा है। हमें आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। विश्व उसकी तारीफ कर रहा है। और इतनी तो शर्म कर लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, शर्म कर लीजिए, कम से कम महामारी पे तो राजनीति मत करिए। विश्व आपकी तारीफ कर रहा है, विश्व आपकी तारीफ कर रहा है। ये देश का हर एक नागरिक समझ रहा है कि विश्व आपको कितना तू कर रहा है कि भारत से ज्यादा शर्मनाक हालत किसी विश्व में किसी देश की नहीं है। आप लोगों ने अपना पूरा पैसा विधायकों को खरीदने में लगा दिया। देश का पूरा पैसा विधायक। विश्व में जिस प्रकार से भारत की छवि बनी है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत का कद बढ़ा है विश्व में, वो काबिले तारीफ है और देश की जनता उसकी सराहना कर रही है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश निश्चित ही इस कोरोना महामारी से लड़कर जीतेगा और कोरोना को हराएगा। आप निश्चिंत रहिए। आप अपने घरों में बैठे रहिए। हिमांशु जी पूरी बात सुन लीजिए। हिमांशु जी एक मिनट, हमेशा कहता है, एक मिनट हिमांशु जी, ऐसा सत्ता पक्ष हमेशा कहता है विपक्ष को हमें सेवक के रूप में चुना है। हम जनता के बीच जाएंगे और इस महामारी को, इस देश को इस महामारी से उबारेंगे। आप परेशान न होइए। और 2022 में आपको पुनः प्रदेश की जनता बता देगी कि आपकी स्थिति क्या है। 2019 में बचा हिमांशु जी हमेशा सत्ता पक्ष ये कहता रहा है कि विपक्ष को हर एक चीज पर मौका चाहिए राजनीति करने का। इस महामारी में भी आपको राजनीति दिख रही है, बंगाल दिख रहा है। इस समय तो हम सबको साथ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए, इस महामारी को हराना चाहिए। जिसकी कोई दवा नहीं, जिसका कोई, आप तो राजनीति ये कितना सच्चाई है, आपको हर चीज में राजनीति दिखाई देती है। इस वक्त भी आपको राजनीति दिखाई दे रही है। माना सरकार आज सक्षम है उन कार्यों करने में या सुविधा देने में, कहीं ना कहीं सरकार लगी हुई है, लेकिन आप लोगों को राजनीति दिख रही है इस मौके पर भी। इस महामारी को आपने अवसर को आपदा है अवसर बना दिया इसको। तो हिमांशु जी हम बोले साहब, जी बताइए। अगर राजनीति हम लोगों को दिखती तो इस देश में जब अभी दोबारा जो कोरोना की लहर आई तो पश्चिम बंगाल में चुनाव हमारी सरकार ने कराए होंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समाजवादी पार्टी की सरकार ने कराए होंगे, विपक्ष ने कराए होंगे चुनाव। ये महामारी इतनी ज्यादा फैली कैसे? इन चुनाव की वजह से। चाहे उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव हुए हो, चाहे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव हुए हो, ये चुनाव किसने कराए? केंद्र सरकार में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उत्तर प्रदेश में बैठी हुई
चुनाव कराने का हिमांशु जी, मैं आपकी बात सुन लीजिए, नसीम जी मेरी बात सुन लीजिए। चुनाव आयोग बना है, चुनाव करवाना है ना करवाना है चुनाव आयोग तय करता है। हालत हुई है, क्या जरूरी थी ये चुनाव कराना? चुनाव करवाना है या ना करवाना है चुनाव आयोग तय करता है, आप पहले जानकारी कर लीजिए। ये ना हम तय करते हैं ना आप तय करते हैं, चुनाव आयोग तय करता है कि चुनाव करवाना है कि नहीं करवाना है। शिवम जी, आपसे ज्यादा सरकार में रहे हैं, ठीक है, आपसे ज्यादा सरकार में रहे हैं, हमें भी पता है कि चुनाव आयोग हमसे ज्यादा सरकारों में रहे हैं, हमसे ज्यादा लूट खसोट की है आपने, हमसे ज्यादा आरोप चलती है आपने। वो तो देश जानता है, वो तो देश जान रहा है कि कौन लूट कर रहा है और कौन मदद कर रहा है। कोरोना महाकाल में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज्यादा किसी ने पिछली बार मदद नहीं की होगी। मुद्दा ये नहीं था चुनाव किसने कराए, चुनाव क्यों हुए, मुद्दा ये था गंगा में। नसीम भाई, आप बात सुनिए, आपने जो चीज कही ना कि राजनीति क्यों कर रहे हैं, राजनीति तो इन लोगों ने की जो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए। ना ये चुनाव होते ना महामारी इतनी ज्यादा फैलती, फिर से वो लॉकडाउन लग सकता था जो पिछले मार्च में लगा था, कंट्रोलिंग भी हो सकती थी, लेकिन सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में ये लोग चुनाव कराने का जो काम किया और जनता ने इनको उसका रिजल्ट भी दिया। ऐसा नहीं है हम लोग मुद्दा ये नहीं था कि चुनाव कराया, मुद्दा ये था जो गंगा में सब बह रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, क्या इतनी भी सरकार अब सक्षम नहीं है कि उनका अंतिम संस्कार भी करा सके। पहले सरकार पे इतने आरोप नहीं लगे, जमीनी हकीकत देखी गई है कि इलाज तक नहीं मिल पाया और ज्यादातर मौतें कोरोना से नहीं, इलाज ना मिलने के कारण हुई है। शिवम जी, सरकार इतनी सक्षम नहीं है अब कि आप अंतिम संस्कार भी करवा सके उन सबों का। सरकार पूरी प्रतिबद्धता से सारे प्रशासन को कह दिया गया है कि जो भी परिजन अंतिम संस्कार करने में सक्षम नहीं है, उन परिवारों का जो अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी हमारे प्रशासन की होगी और बस उनको सूचित करना है कि हम अंतिम संस्कार में सक्षम नहीं हैं। और बिल्कुल धार्मिक रीति रिवाज से या जिस धर्म का वो व्यक्ति है उस रीति रिवाज से हमारी सरकार उनका अंतिम संस्कार करेगी। इसके लिए सारे पूरे प्रदेश में सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। शिवम जी, सोशल मीडिया आप चलाते होंगे, इस समय बड़ा ट्रेंड मचा हुआ है या लोग लिख रहे हैं कि सरकार आंकड़े छुपा रही मृत्यु के, क्योंकि जितने सब मिल रहे हैं और मृत्यु हो रही है उसमें कहीं ना कहीं सरकार कह रही है हमने एकदम से कोरोना पे काबू पा लिया, लेकिन इतनी मृत्यु हो रही है, आखिर मृत्यु आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं? मुख्य वजह जानना है शिवम जी। ये आरोप बिल्कुल निराधार है। इस तथ्य में कोई भी सच्चाई नहीं है, कहीं कोई आंकड़े नहीं छुपाए जा रहे हैं। जो स्थिति है वो आप सभी लोगों को अवगत कराई जा रही है, इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। जो यथा स्थिति है वो आप सबके समकक्ष बताई जा रही है। ये तो सब गुमराह करने वाली बात है, विपक्ष इसको लोगों को गुमराह कर रहा है, लेकिन देश की और प्रदेश की जनता जानती है कि विपक्ष का रोल क्या है और इन लोगों के चक्कर में हमारे प्रदेश और देश की जनता नहीं आने वाली। चाहे जितना मान लेते हैं विपक्ष गुमराह कर रहा है, लेकिन आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, अखबार की हम कल कटिंग भी देख रहे थे, लगी थी जिसमें गुरसराय का मामला बताया गया था जहां पर लगभग 100 से ज्यादा मौतें हुई थी, लेकिन दर्शाया एक भी नहीं गया कोरोना से मौतें हुई थी। ये क्या सच्चाई है? फिर इसमें भी विपक्ष गुमराह कर रहा है, क्या वो खबरें सब झूठी हैं? खबरें झूठी नहीं है नसीम जी, अगर कोई ऐसी स्थिति होगी तो ये जांच का विषय है। फिलहाल वो प्रकरण हमारे खबरें भी झूठी हो सकती है ना, खबरें भी झूठी हो सकती है, लोग भी झूठे हो सकते हैं, फर्जी मुकदमा लिखवा दीजिए। हम मुकदमा की बात करते हैं, जनपद की देख लीजिए, जनपद जालौन में इस समय पत्रकार लामबंद देखा जा रहा है, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं या प्रशासन झूठे मुकदमे लिखवा दिए। क्या ये सरकार में अब सच बोलना भी गुनाह हो गया या फिर कटिंग में झूठ बोल रहे हैं? ये विपक्षी सब झूठ बोल रहा है, हर कोई झूठ बोल रहा है, सिर्फ एक सरकार सच्ची बैठी है, जो सरकार कहते हैं वो सही हो जाएगा। क्या ये सही है? नसीम जी, पत्रकारों पे जो मुकदमा का जो मामला सामने आया है, इस पर हमारी सरकार पूरी दृढ़ता से उनके साथ खड़ी है। अगर कहीं ऐसा कोई मामला है पहले तो उनके साथ कहीं भी किसी प्रकार की
अनहोनी नहीं होने दी जाएगी। हम लोग उनके साथ खड़े हैं और प्रशासन को बता दिया गया है कि अगर ऐसा कोई मामला है तो उस पर जांच हो और अगर कोई दोषी है तो उन पर कार्रवाई की जाए। बीच चौराहे पर सीओ उरई ने पत्रकारों के मोबाइल, जो उस दिन वो कांड हुआ था, लड़के की आंखें निकाली गई थी अस्पताल में, उसमें सीओ उरई और मंडी चौकी इंचार्ज के पक्ष में आकर के सीओ उरई संतोष कुमार ने पत्रकारों के मोबाइल छीनने का काम किया और पत्रकारों से अभद्रता करने का काम किया और पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप भी लगाया। ये मैं कहता हूँ, मैं गवाह हूँ इस बात का, मैं भी वहां उपस्थित था और हमारे साथी पत्रकार भी आप ये बता देंगे। आप बता दीजिए अपने मोदी और योगी जी को, अगर दम है आप में और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में, तो सीओ उरई को बर्खास्त करवाइए। मेरी बात सुन लीजिए, नसीम जी मैं आपको बता दूं कि कल पिछले 20 दिनों से इस देश का चौथा स्तंभ जो माना जाता है मीडिया, वो पिछले 20 दिनों से डीएम कार्यालय और पूरे जनपद के एसडीएमओ का अलग अलग तहसील के पत्रकार समूह में जाकर के ज्ञापन देने का काम किया। एक मिनट, मेरी भी बात सुन लीजिए। माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से आज तक न कोई बयान आया किसी सत्ता पक्ष के नेता का, ना आज तक किसी अधिकारी का बयान आया पत्रकारों के पक्ष में। सुन लीजिए, आप ये कहते हैं कि जांच किस पे? जांच तो साफ साफ है ना, साफ साफ तो जांच है। गुमराह वाली राजनीति ना करिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। कल ही पत्रकारों ने हमारे जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद तत्काल उन्हीं के सामने हमारे जनप्रतिनिधियों ने सीधे डुआ के डीएम और एसपी को फोन लगाया और तत्कालिक इस प्रकरण में जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया और इसका नतीजा निकला कि कल ही शाम को अधिकारियों ने पत्रकार के एक टीम को बुलाया और उनके साथ एक हफ्ते का समय मांगा है कि अगर इस प्रकरण में कहीं कोई सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, कहीं कोई त्रुटि हुई है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर कहीं भी मुकदमे फर्जी लगाए गए हैं तो उन मुकदमों को वापस लिया जाएगा। हम लोगों ने पत्रकार भाई हमारे सारे लोग मान गए हैं। एक हफ्ते का समय मांगा है प्रशासन ने, अब एक हफ्ते बाद आप देख लीजिए, आप गुमराह न करिए। आपको पता है इस आपके जनपद जालौन की पुलिस प्रशासन के एक फर्जी मुकदमे की वजह से एक माँ ने अपने बेटे को खोया है, एक बहन ने अपने भाई को खोया है। पता है आपको पूरा मामला? और उसी मामले में ये घटना हुई है पत्रकारों की। आप फर्जी मुकदमे की बात करते हैं, जांच होगी। अगर जांच आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं बनी होगी जो आज क्या जांच करेंगे, मैं तो बता। और आप पत्रकार बंधुओं से भी पूछिए, नसीम भाई भी हैं, सीओ उरई का कर्तव्य है ये। सीओ उरई संतोष कुमार जांच की बात कर रहे हैं, जांच होगी क्या जांच होगी? आज तक कई मामलों की जांच तो चल रही है। आपके विधायक कहते हैं, बोल रहे हैं देशद्रोह हो जाता है। आप यहाँ पर सामने घटनाएं देख रहे हैं, यहाँ पर पत्रकारों को आजादी नहीं दी जा रही है, तो समझिए रोक लगाई जा रही है। हर बार कहीं डीएम का आदेश आ जाता है, कहीं एडीएम का आदेश आ जाता है, खबरों को फर्जी बता दिया जाता है। जांच दे किनके हाथों में रहे? जांच दे किनके हाथों में रहे? एसपी को जांच दे रहे हैं। जितना सम्मान हमारी सरकार में हुई है, पहले मेरी बात सुन लीजिए, एसपी के मेरी बात सुन लीजिए, पत्रकारों का जितना सम्मान और सुन लीजिए, इस महामारी के दौर में माननीय योगी जी ने साफ कहा है कि पत्रकारों का अगर इस महामारी में अगर कुछ दुर्घटना बस कोई बात होती है तो उनके लिए 5 लाख का सेफ्टी कवर भी हमारी सरकार ने दिया है और पत्रकारों का हनन किसी भी नहीं होने दिया जाएगा। देश के लोग मरे, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो आम आदमी हो, आम आदमी मरेगा उसे 5,000 रुपए दिया जाएगा कि उसका अंतिम संस्कार हो जाए, और पत्रकार मर जाए तो उसको 5 लाख दे दिया जाएगा। मतलब पूरी देश की जनता को मारना चाहते हो? अरे कभी कुछ जनता में भी तो करो। सुन लीजिए, मेरे आरोप लगाने से पहले सुन लीजिए, अब देखिए पत्रकारों के साथ राजनीति कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो पत्रकारों तो आपने कहा करते थे, पत्रकारों का दोहन करते थे, पत्रकारों को मार के लहू लुहान कर देते थे। यही सफाई गुंडे सपा सरकार में आपने देखा होगा कि मीडिया का कितना आनंद हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेताओं से ज्यादा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज्यादा पत्रकारों का सम्मान सरकार तंत्र के चौथे स्तंभ को झुकने नहीं देगी। हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे
तभी तभी तो बहुत सारे विधायकों के चक्कर लगा रहे हैं, कहीं जिलाध्यक्ष के चक्कर लगा रहे हैं, कहीं डीएम के चक्कर लगा रहे हैं, कहीं एसपी के चक्कर लगा रहे हैं, कहीं एसडीएम के चक्कर लगा रहे हैं। वो आज तक 20 दिन हो गए, आज तक कोई विधायक से वरिष्ठ पत्रकार लोग मिले, उन्होंने तत्काल डीएम और एसपी को फोन लगाया और ये हिदायत की इसमें जल्द से जल्द सारे विधायकों और सांसद की पूरी जनता जनार्दन को औकात पता है कि उनकी एक सिपाही की ट्रांसफर कराने की औकात नहीं है, वे क्या करेंगे। ट्रांसफर का खेल सर आपका चलता था, आप उनसे 2 लाख लेते थे, 5 लाख लेके किसी को चौकी किसी को थाना दिलवाते थे। ट्रांसफर का खेल हमारा सम्मान होता था, जनता का सम्मान होता था। समाजवादी पार्टी बात सुन लीजिए, यार निराधार वाले आरोप न लगाएं और जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करें। मैं सच बोलता हूँ, मेरे ऊपर पहले ही फर्जी मुकदमा लगा, मेरे ऊपर आपकी पार्टी के लोग बोलते हैं किसानों के साथ खड़ा होना गुनाह है, नौजवानों के साथ खड़ा होना गुनाह है, तभी आपकी सरकार फर्जी मुकदमे लगा करके जो लोग आंदोलन करते हैं आंदोलनकारियों को जेल भेज देते हैं। ये आपकी सरकार है। ये सपा की सरकार में कितना विकास किया आपने किसानों के, मुझे बता दीजिए। हमने हाँ, आज अगर इस प्रदेश में सबसे ज्यादा मंडियां बनने का काम किया तो समाजवादी पार्टी सरकार। किसान के सुनो, हमारी सुन लो अब, किसान के ट्यूबवेलों के बिल माफ करने का काम किया समाजवादी सरकार ने, ठीक है। किसान को बीमा योजना 5 लाख रुपए का देने का काम किसने किया, समाजवादी पार्टी सरकार ने। किसानों में जो बसपा सरकार में जो डंडे लाठी खाई किसान। अरे हिमांशु जी, क्या योजना नहीं गिनाई जा रही है, आपने क्या किया, उनने क्या किया? यहाँ वर्तमान स्थिति देखी जा रही है कितनी गंभीर है, वर्तमान स्थिति देखी जा रही है। अरे हमारे साथी शिवम भाई ने हमसे सवाल किया कि आपकी सरकार ने किसानों के लिए कितना किया, तो हम तो वो बता रहे थे। वो बताने की जरूरत नहीं है, सरकार अब क्या कर रही है, किसानों को लूटने का काम मृतकों के लिए सरकार अब क्या कर रही है। मुद्दा ये बनाइए ना, ये ना ये ना बताइए जो मुद्दा था उसे बता रहे हैं आप। डिबेट का उद्देश्य यही था, सरकार क्या कर रही है। मुद्दा तो ये था सरकार क्या कर रही है, ये तो नहीं था कि हमारी सरकार ने ये किया, आपकी सरकार ने ये किया। मृतकों के लिए बता तो दिया शिवम भाई ने कि 5,000 रुपए देने का काम कर रही है अंतिम संस्कार का, और इससे ज्यादा ये लोग क्या। इससे गंदी राजनीति क्या होगी, इससे कुटिल मानसिकता क्या होगी इस पार्टी की कि ये सबों पर राजनीति कर रहे हैं। इनका देखिए क्या होगा, ये 2022 में इनको बता देगी जनता, 2019 में भी बता दिया है और 2022 में भी इन्हें पता चल जाएगा। जिस प्रकार कुटिल मानसिकता के साथ लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हेलो जी हाँ हाँ, चलिए 22 में से शिवम जी ने कहा है 22 में जनता बता देगी आप कितने कूटनीति राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। साथ ही अगर उनके काम अच्छे हैं तो वो भी बता देगी। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज की हम बहस यहीं समाप्त करते हैं। सीधी बात में, अगर आप उन सबों पर राजनीति कर रहे हैं तो 22 में जनता वो भी बताएगी। अगर आप सही इलाज नहीं दे पा रहे और सबों का तिरस्कार हो रहा है, उन्हें अंतिम संस्कार एक रीति रिवाज से नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी बता देगी। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए, देखते रहिए क्रांति।